हेलो फ्रेंड्स, तो आ चुके एक और नए वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के बारे में। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। उसमें हमने बात किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं और उसका बेसिक ओवरव्यू हमने देखा था, उसके एडवांटेजेस देखे थे, डिसएडवांटेजेस देखे थे। तो अब इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप के बारे में। तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पिछली वीडियो में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के ओवरव्यू के बारे में देखा था, जिस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर नहीं देखा है तो पहले जाकर वो वाला वीडियो देख लीजिए। और इस वीडियो की बात करें तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो एज वी नो, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मीडिएटर बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर और हार्डवेयर के बीच का मीडिएटर, जिसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो एक एग्जांपल से आपको बताऊं कि अगर मैं जानता हूं हिंदी लैंग्वेज को अच्छे तरीके से बोल पाता हूं और मुझे हिंदी लैंग्वेज अच्छे तरीके से आती है, और आपको केवल इंग्लिश लैंग्वेज ही आती है, तो आपके साथ मुझे कम्युनिकेट करना है तो मुझे बीच में एक मीडिएटर चाहिए। तो वैसे ही अपने यूज़र और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए अपने को ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प चाहिए, तो वो अपना मीडिएटर हो गया। तो उसके टाइप्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैंने वीडियो में 5 टाइप के बारे में आपको एक्सप्लेन किया है पूरे डिटेल में। तो पहला टाइप आता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ आता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और लास्ट में आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले टॉपिक से शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप आता है वो आता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम विल वर्क टू सबमिट सिमिलर काइंड ऑफ जॉब टुगेदर। तो यहाँ पर ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क क्या करता है कि जो सिमिलर काइंड ऑफ जॉब, यानी कि एक तरह के काम है, वो सारे काम को एक बंच में क्रिएट करके एक बैच बना देगा और उस बैच को जाकर वो सीपीयू में सबमिट करेगा। तो इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर डू नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द कंप्यूटर सिस्टम। यूजर कंप्यूटर सिस्टम के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एक एग्जांपल में आपको यहाँ पर मैंने फिगर ड्रॉ किया हुआ है कि अच्छी तरीके से आपको समझा सकूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि ऑपरेटर यानी कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यहाँ पर मैंने 5 टास्क दिए हैं। 5 अलग अलग यूज़र मैंने यहाँ पर लिए हैं जो अलग अलग अपना टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं। पहला जो यूज़र है मीत, उसको सी लैंग्वेज में कुछ एग्जीक्यूटेट करवाना है। जैसे उसको C++ लैंग्वेज में कुछ एग्जीक्यूट करवाना है, वनराज को सी लैंग्वेज में कुछ एग्जीक्यूट करवाना है, वैसे ही जैविक को C++ और हर्ष को C++। तो पांचों के जॉब को हम लोग टाइटल दे देते हैं जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4 और जॉब 5। तो ये पांचों अलग अलग टाइप के जो टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो वो पहले अपना जो कोड है वो देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उनमें से जो सिमिलर काइंड ऑफ जॉब है उनका एक बैच क्रिएट कर देगा। जैसे कि जॉब 1 और जॉब 3 का एक बैच इसने क्रिएट कर दिया। तो ये क्यों किया कि जॉब 1, यहाँ पर देखिए जॉब 1 है तो उसको सी लैंग्वेज में एग्जीक्यूट करवाना था, वैसे ही जॉब 3 है तो वहाँ पर जॉब 3 का भी सी लैंग्वेज है, तो सिमिलर काइंड ऑफ जॉब हुआ। तो इसी वजह से उन दोनों को एक बैच में रखकर एक बैच 1 करके एक प्रोग्राम जनरेट किया, और उसको सारे डेटा को कलेक्ट करके वो सीपीयू को दे देता है। वैसे ही जब उसने दूसरा बैच बनाया तो उसमें जॉब 2, जॉब 4 और जॉब 5 को रखा, क्यों, वहाँ पर C++ लैंग्वेज के एग्जीक्यूटेड कोड थे, तो वो सिमिलर काइंड ऑफ जॉब हुआ, इसलिए उसको टुगेदर करके उसको बैच 2 में जनरेट करके वो सारे डेटा को सीपीयू को दिया। तो ऐसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है कि वो सिमिलर काइंड ऑफ जॉब का एक बैच क्रिएट करता है और उसके बाद वो सारे बैच को सीपीयू में सबमिट करता है। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो वो देखते हैं हम लोग। तो इसके एडवांटेज की बात करें तो इट इज़ यूजफुल व्हेन वी वर्किंग विथ लार्ज फाइल विच कैन टेक मोर टाइम टू एग्जीक्यूट। अगर हम लंबी फाइल पर काम कर रहे हैं और उसका जो भी वर्क है वो परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है,
एग्जीक्यूट होने में वो बहुत लंबा टाइम ले रहा है, तो वहाँ पर आप बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका बहुत सारा टाइम बच सके। तो ये एक एडवांटेज हो गया। और डिसएडवांटेज की बात करें तो वंस द जॉब इज सबमिटेड द यूजर डिड नॉट हैव एनी इंटरेक्शन विथ इट। अगर एक बार बैच जनरेट हो गया और वो जाकर सीपीयू में सबमिट हो गया, तो उसके बाद वो जो यूज़र है वो उस बैच में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया। सेकंड जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है उस पर आता है, तो सेकंड आता है अपना टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका नाम सुनकर ही अपने को पता चल जाता है कि इसमें टाइम शेयर किया जाता है। द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क विद द टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट। हियर द सीपीयू विल प्रोवाइड अ सेम टाइम period to each and every process to complete its task as soon as possible, whether it is a long process or short process। तो इसको मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर फिगर में आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए कि आपके सीपीयू में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके पास एक साथ 6 प्रोसेसेस आई। मान लीजिए यहाँ पर प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, प्रोसेस 5 और प्रोसेस 6, 6 अलग अलग तरह के टास्क परफॉर्म करने के लिए आए हैं। तो सारे टास्क में कई, मान लीजिए पहला टास्क छोटा है, दूसरा टास्क भी छोटा है, तीसरा बहुत लंबा टास्क है। वैसे ही अलग अलग टाइप के 6 यहाँ पर टास्क दिए हैं, कोई छोटा होगा और कोई टास्क बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर जो अपना टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है कि चाहे अपना जो प्रोसेस है वो छोटा हो या वो लॉन्ग प्रोसेस हो, लेकिन सभी को टाइम एक ईच एंड एवरी प्रोसेस को टाइम वो एक जैसा ही देता है। यहाँ पर मैंने 10-10 सेकेंड इसीलिए लिखे हैं कि वो सारे प्रोसेस को इक्वल टाइम देता है, वो सबके साथ टाइम शेयर कर लेता है। 10 सेकेंड दिया तो वो छोटी प्रोसेस हो या लंबी प्रोसेस हो, दोनों को सही मायने में वो टाइम प्रोवाइड करेगा, इक्वल टाइम सबको शेयर करता है। इसको मैं एक और एग्जाम्पल से आपको यहाँ पर समझाता हूँ अच्छे तरीके से कि मान लीजिए कि एक मैन है, उसके 2 चाइल्ड हैं। एक चाइल्ड है वो 2 ईयर का है और दूसरा चाइल्ड है वो 4 ईयर का है। तो वो अपना जो टाइम है, जो अपना मान लीजिए उसका जो लव है वो दोनों में सेम इक्वालिटी में वो प्रोवाइड करेगा। ये नहीं है कि वो अपना जो 4 साल का बच्चा है उसको ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देगा, ऐसा नहीं है। वो दोनों को एक सिमिलर प्रायोरिटी प्रोवाइड करेगा। वैसे ही अपना जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ईच एंड एवरी प्रोसेस को सिमिलर प्रायोरिटी देगा और सिमिलर टाइम शेयर करेगा। और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में इफ द प्रोसेस ऑफ अ टास्क इज कंप्लीटेड देन द टाइम बिटवीन द अदर टास्क इंक्रीज। तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए प्रोसेस 1 है, उसको 10 सेकेंड दिए हैं, लेकिन वो शॉर्ट प्रोसेस है तो उसको कंप्लीट होने में, एग्जीक्यूट होने में 2 सेकेंड हुए, तो 8 सेकेंड बच गए। तो जो 8 सेकेंड बचा है वो सारे 8 सेकेंड्स बाकी सारे जो टास्क है उसमें शेयर हो जाएगा, यानी उसमें एडिशन हो जाएगा। तो इस तरह से टाइम बिटवीन द अदर टास्क इंक्रीज हो जाता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो समटाइम्स इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम देयर मे बी अ प्रॉब्लम ऑफ अ डेटा कम्युनिकेशन। कई बार ये रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा कि जो डेटा हम कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं वो डेटा को समझ में नहीं आता उसको, इसी वजह से वहाँ पर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो ये एक रेयर केस में आपको इसे डिसएडवांटेज देखने को मिल जाएगा। अब हमारे तीसरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप है उस पर चलते हैं, तो वो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हेन मैनी कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ नेटवर्क। एक नेटवर्क से कई सारे कंप्यूटर एक साथ जुड़े हुए हैं फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग देयर टास्क, देन इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको यहाँ पर मैं फिगर में आपको समझाता हूँ कि एक नेटवर्क से कई सारे कंप्यूटर यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारे कंप्यूटर्स एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। अगर ये पहला वाला जो कंप्यूटर है उसके पास बहुत सारा लोडेड वर्क है, अगर उसके पास 10 वर्क परफॉर्म करने के लिए है और उसके पास टाइम बहुत ही कम है, तो उसको वो वर्क लोडेड हो जाएगा, उसको ओवरलोड हो जाएगा। इसलिए वो क्या करता है कि अपना जो 10 टास्क उसको दिया हुआ है उसमें से वो कुछ टास्क खुद परफॉर्म करेगा
और बाकी के जो टास्क है उसको परफॉर्म करवाने के लिए वो नेटवर्क को दे देगा, और नेटवर्क से कम्युनिकेट करने के बाद वो अदर जो उसके साथ जुड़े हुए कंप्यूटर है उससे वो टास्क परफॉर्म करवा लेगा। यानी कि वो अपना टास्क दूसरों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और इसमें एक खास ध्यान रखने वाली चीज़ यही है, मैंने यहाँ पर नोट करके लिखा है कि हार्डवेयर एंड मेमोरी कैन नॉट शेयर। अगर मान लीजिए ये वाला कंप्यूटर है वो नेटवर्क से बहुत सारे कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो अपना टास्क शेयर कर सकता है, लेकिन अपना कुछ भी हार्डवेयर और कंपोनेंट्स को शेयर नहीं कर सकता। कंपोनेंट में मान लीजिए मेमोरी हो गया, हार्डवेयर में मेमोरी आता है, तो मेमोरी वो शेयर नहीं करेगा, कोई भी हार्डवेयर वो शेयर नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर ओनली अपना जो टास्क है वही शेयर होता है, इसलिए उसके डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। इसके एडवांटेज की बात करें और डिसएडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में आप देख सकते हैं कि इफ नॉट इज overused, the distributed operating system set their load to other node of the network। तो ये मैंने लिखा है कि जो मैंने फिगर में समझाया कि अपना ये वाला कंप्यूटर है उसके पास ओवरलोड वर्क हो गया तो वो अपना जो वर्क है वो दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का। और डिसएडवांटेज की बात करें, इफ द नेटवर्क इज स्प्रेड कम्युनिकेशन ऑफ ऑल कंप्यूटर इज ब्रोकन। अपना जो भी नेटवर्क होता है, यहाँ पर मैंने फिगर में आपको बताता हूँ कि जो ये नेटवर्क है अगर ये एक बार मान लीजिए किसी वायरस से या किसी और कारण ये बिगड़ गया, नेटवर्क आपका एक बार बिगड़ गया तो वो जो सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है उसका कम्युनिकेशन वहाँ से टूट जाएगा। अगर एक बार नेटवर्क में कुछ खामी आ गई, वो टूट गया, संपर्क टूट गया, तो वो बाकी सारे कंप्यूटर से कनेक्शन तोड़ देगा और जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है वो खराब हो जाएगा। तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया। अब बढ़ते हैं आगे के चौथे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप के और। तो अपना चौथा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जिसमें नेटवर्क से सारे कम्युनिकेशंस कनेक्ट किए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर देखते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हैव अ सर्वर दैट कनेक्ट्स मैनी अदर क्लाइंट कंप्यूटर्स। बहुत सारे क्लाइंट कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ने के लिए यहाँ पर सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है। पिछली बार मैं देखा था कि नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। सो वी कैन इजीली शेयर अवर फाइल्स, resources and many more from the server machine to all the machine which are connected through a server। तो इसको भी मैं एक फिगर्स के आपको समझाना चाहता हूँ कि ये एक सर्वर हो गया। तो इस सर्वर में सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है। यहाँ पर मैंने 4 कंप्यूटर कनेक्ट किए हुए हैं, तो चारों कंप्यूटर इस सर्वर से कनेक्टेड है। तो ये सर्वर अपना क्या हो गया, मेन कंप्यूटर हो गया। ये सर्वर अपना मेन कंप्यूटर हो गया जो सारे 4 अलग अलग कंप्यूटर जो क्लाइंट कंप्यूटर है अपने, उससे कम्युनिकेशन के लिए वो कनेक्शन जुड़वाता है। तो वो अपना जो सर्वर कंप्यूटर है मेन कंप्यूटर, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो वो स्टोरेज प्रोवाइड करता है। सबसे पहले तो वो स्टोरेज प्रोवाइड करता है, उसके बाद आता है बैकअप प्रोवाइड करता है वो, और लास्ट में वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। तो ये सर्वर है वो सारे कंप्यूटर को बैकअप भी प्रोवाइड करेगा, स्टोरेज भी प्रोवाइड करेगा और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा। मान लीजिए कि किसी कंप्यूटर 3 में अगर किसी भी डेटा किसी कारण डिलीट हो गया, वो अगर इनक्रिप्ट हो गया, तो वो बैकअप मंगवा सकता है सर्वर से डायरेक्ट। अगर सर्वर के पास वो डेटा बैकअप नहीं है तो मान लीजिए कंप्यूटर 1 के पास बैकअप ऑलरेडी वहाँ पर उसके पास अवेलेबल है, तो सर्वर क्या करेगा, अपने नेटवर्क से उसको कम्युनिकेट करेगा और कंप्यूटर 1 है उससे वो डेटा बैकअप लेकर वो कंप्यूटर 3 को प्रोवाइड करेगा। तो सर्वर का ये एक एडवांटेज भी हो गया। तो नीचे आपको एडवांटेज में दिखाते हैं कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ सिक्योरिटी एंड वी नीड टू अपग्रेड ओनली सर्वर मशीन। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर मान लीजिए यहाँ पर सर्वर है, उसको ही अपने को अपग्रेड करना रहता है। मान लीजिए कि जो 4 कंप्यूटर आपने कनेक्ट किए हैं, आप उसको अपडेट करते रहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई अपडेट आया तो आप चारों को अपडेट सेपरेटली करने की बजाय सर्वर को ही मेनली अपडेट कर देंगे, तो अपने आप चारों कंप्यूटर अपडेट हो जाएंगे। तो ये एक मेन एडवांटेज हो गया कि आपको चारों कंप्यूटर को, जितने भी 4 है, मैंने यहाँ पर 4 लिखे हैं,
लेकिन कई सारे हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं। तो वो 15 कंप्यूटर को आप मैन्युअली जाकर उसको अपडेट नहीं कर सकते। इसकी बजाय आप जाकर पूरे सर्वर को ही अपडेट कर दीजिए, ताकि आगे जो भी कंप्यूटर कनेक्टेड है उसको इजीली वर्क किया जा सके। तो ये एक मेन एडवांटेज हो गया। इसके बाद डिसएडवांटेज की बात करें तो इफ सर्वर मशीन इज क्रैश्ड देन ऑटोमेटिकली द एंटायर नेटवर्क विल बी फेल्ड। अगर एक बार सर्वर मशीन है वो क्रैश हो गया तो ऑटोमेटिकली सारे जो एंटायर नेटवर्क कनेक्टेड है वो फेल हो जाएगा, सारे कंप्यूटर से कनेक्शन टूट जाएगा और कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप के पर। तो लास्ट आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी यूजफुल वेर वी रिक्वायर अ क्विक रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल मिसाइल सिस्टम। यहाँ पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ इस्तेमाल होता है? मिसाइल सिस्टम में, वेयर द मिसाइल हैज़ टू बी लॉन्च एट सर्टेन टाइम। और एक और एग्जाम्पल लिखा है हॉस्पिटल। तो ये क्या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत क्विकली रिस्पॉन्स आपको दिया जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा है क्विक रिस्पॉन्स, आपको बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा। मान लीजिए कि आप हॉस्पिटल में कोई इंटरनल ऑर्गन का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो आपको सारे सेकंड टू सेकंड आपको सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए। तो वहाँ पर ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि सारे सेकंड्स टू सेकंड्स आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और मिसाइल लॉन्च सिस्टम होता है, और बहुत सारे नासा जैसे बहुत हाई लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशंस है, तो वहाँ पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम CPU प्रोवाइड्स मैक्सिमम एफर्ट्स टू इट्स टास्क विथ क्विक रिस्पॉन्स। CPU अपना मैक्सिमम एफर्ट डालकर वहाँ पर वो जो टास्क है उसको परफॉर्म करवाकर आपको क्विक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज के बारे में बात करें तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ क्विक रिस्पॉन्स, हैंस जनरली यूज इन साइंटिफिक इंजीनियरिंग जैसे कि नासा एंड मैनी मोर ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उसको क्विक रिस्पॉन्स मिल सके, उसका टाइम भी कंज्यूम कम हो। और डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वेरी कॉस्टली। तो ये बहुत ही आपको ज़्यादा कॉस्ट में पड़ेगा, इसलिए इसको बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन से ही परचेज करते हैं। और इसके टाइप्स भी है, मैंने यहाँ पर टाइप्स खाली लिखे हैं कि हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, और सेकंड आता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब 5 टाइप तो हो गए, मैं आपको एक्स्ट्रा टाइप की आपको यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि 3 एक्स्ट्रा टाइप आपको यहाँ पर बताता हूँ। कि छठा आता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो अपना एक कंप्यूटर होता है वो बेसिकली एक CPU से कनेक्टेड होता है, लेकिन अपना जो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक से ज़्यादा CPU से कनेक्टेड हो सकता है। यहाँ पर 4 CPU से कनेक्टेड है, यानी कि एक कंप्यूटर के साथ 4 प्रोसेसिंग जुड़े हुए हैं। तो 4 प्रोसेसर जुड़े होने की वजह से आपको उसको मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। एक से ज़्यादा ऑपरेटर आप वहाँ पर कनेक्ट किए हुए हैं। और 7 आता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक साथ ज़्यादा टास्क परफॉर्म करवाना इस ऑपरेटिंग सिस्टम में पॉसिबल है, इसलिए उसको मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। वैसे ही आता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। उसको प्रोग्रामिंग के लिए स्पेशल बनाया जाता है कि एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम रन करने के लिए आपको वो इस्तेमाल करने के लिए बेस्ट है। तो ये सारा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप के बारे में था, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में था, उसको डिटेल में आपने इस वीडियो में पढ़ा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।